स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। हमने बिजनेस का एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हमने उसमें पढ़ लिया था मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। पहले हम समझते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस में ये आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, कह रहे क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, उसको जस्टिफाई करना है। अब जस्टिफाई करने के लिए पहले तो हम बताएंगे कि साइंस क्या होती है, फिर हम उसको मैनेजमेंट से रिलेट करेंगे। तो साइंस क्या होती है पहले हम सुनते हैं, आप मुझे जवाब देंगे क्या साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है या नहीं है? सिस्टमैटिक बॉडी कौन सी होती है? जो किसी प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हो। प्रिंसिपल्स, क्या साइंस प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है? प्रिंसिपल्स जो हमें बताते हैं व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या साइंस हमें ये एक्सप्लेन करता है या नहीं? जैसे कि हमें पता है H2 plus O is equals to H2O, that is water। हमें सबको पता है, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करके बना है, ये प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। Therefore, science is a systematic body of knowledge which explain the cause and effect relationship। cause and effect ऐसा करेंगे तो ये होने वाला है, हमें पहले ही पता होता है। क्लियर? दूसरा, साइंस के जो प्रिंसिपल है ये किसी की पर्सनल फीलिंग नहीं है, दे आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट्स करके बने हैं और ऑब्जर्व करके बने हैं इसके जो प्रिंसिपल है। एक्सपेरिमेंट मींस ट्राई करा कि ये दो केमिकल मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो वो ट्राई करा, एक्सपेरिमेंट किया और कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया। जैसे न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी डेवलप किया था ऑब्जर्व करके, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट करके बनी है और कुछ चीजें ऑब्जर्व करके। तो साइंस पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, दूसरा इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है। तीसरा, ये जो साइंस के प्रिंसिपल हैं ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। H2 plus O is equals to water, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी नहीं, पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है। आप कहीं पे भी जाके दो गैसेस को मिलाएंगे यू विल गेट द वाटर। समझ आ गई बात? फीचर समझ आया? अब वो कहते हैं क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? समझते हैं। काम को मैनेज करना चाहते हैं जब एक अच्छा मैनेजर, क्या वो अपने कोई प्रिंसिपल्स अप्लाई करता है? मैनेजमेंट की कोई प्रिंसिपल है जी? चैप्टर नंबर 2 पूरा ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, देयरफॉर मैनेजमेंट इज आल्सो अ साइंस। समझ आ गई बात? क्यों बोल रहे हैं? दूसरा, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं दे आर आल्सो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट करके बने हैं, किसी की पर्सनल फीलिंग नहीं है या ओवर द नाइट डेवलप नहीं हुए। जैसे कि मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल बताता हूं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का प्रिंसिपल कहता है कि हर वर्कर के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करें। अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे देन द पर्सन विल बिकम डिससैटिस्फाइड एंड ही विल नेवर कंट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम। अच्छे से काम नहीं कर पाएगा अगर उसके साथ भेदभाव होगा। ये किसी ने सोचा था या ऑब्जर्व किया था? ऑब्जर्व किया होगा, एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि दो लोग हैं, एक को दोनों बराबर काम कर रहे हैं, एक को ज्यादा सैलरी देता हूं या एक कम काम कर रहा है उसको उसके बराबर दे देता हूं। ये ऐसा किया उसने कि एक वर्कर ज्यादा काम कर रहा है, एक कम, दोनों की सैलरी सेम रख दी, तो जो ज्यादा कर रहा था वो क्या हो जाएगा? डिमोटिवेटेड और काम कम करना शुरू करेगा। ये उसने एक्सपेरिमेंट करके डेवलप करे प्रिंसिपल्स को। तो मैनेजमेंट भी प्रिंसिपल पे बेस्ड है और इसके प्रिंसिपल भी एक्सपेरिमेंट्स करके बने। देयरफॉर मैनेजमेंट इज अ साइंस। पर क्वेश्चन आता है, इज मैनेजमेंट एन एग्जैक्ट साइंस? क्या मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस है? तो हम वहां लिखेंगे नो। रीजन सुनना, साइंस के जो प्रिंसिपल हैं दे आर अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। केमिकल्स को मिक्स करके बनते हैं वो, ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। पर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो अप्लाई होते हैं लिविंग थिंग, ह्यूमन बीइंग्स पे। और ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट इन देयर नेचर एंड रिक्वायरमेंट, सो दीज प्रिंसिपल्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करते हैं। देयरफॉर मैनेजमेंट इज अ साइंस बट इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। समझ आ गई बात?
जैसे मैं कहता हूं कि अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सब बच्चे बराबर है, पर जिस बच्चे को प्रॉब्लम आती है उससे अलग से बात करता हूं, तो क्या इसका मतलब मैं इक्विटी के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा हूं? नहीं, ये तो हमें हर एक के नेचर के हिसाब से मॉडिफाई करने ही पड़ते हैं। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस। क्लियर? कोई बात, कोई प्रॉब्लम? एक बार मीनिंग पढ़ते हैं सिर्फ इसका। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एज इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन जनरल ट्रुथ। कह रहे सिस्टमैटिक बॉडी है क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल हैं वो सच्चाई के ऊपर बेस्ड है, और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। इसके फीचर्स क्या है? हेडिंग पढ़ते हैं। पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, और तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसको हम मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। 3 पॉइंट लिखे हैं नोट में। पॉइंट नंबर 1, मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कह रहे सिस्टमैटिक बॉडी है as it has its own theory and principle have developed over a period of time, क्योंकि इसके अपने प्रिंसिपल हैं जो पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप हुए हैं। ये जो आगे 7 लिखा गया इसको कट करते हैं, ये कोई गलती से टाइप होना। नेक्स्ट, the principle of management have evolved over a period of time based on repeated एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। कह रहे जो साइंस के प्रिंसिपल है ये एक्सपेरिमेंट्स करके डेवलप हुए हैं, ओवर द नाइट डेवलप नहीं हुए। पहले में वो लिखा थ्योरी और प्रिंसिपल है, दूसरा है जो एक्सपेरिमेंट्स करके बने हैं प्रिंसिपल्स, तीसरा देखो वही बात, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट नहीं है बिकॉज इट इज अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग as they all differ in personality, emotion, so these principles are modified according to the situation. Clear हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? Next is management as a profession. बेटा प्रोफेशन क्या होता है या प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? वो लोग जो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो, जिनके पास स्पेसिफिक नॉलेज हो, डिग्री हो, तो उनको हम बोलते हैं प्रोफेशनल्स। एक बात बताएंगे, इधर देखते हैं बेटा प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। अब क्या वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है? रीजन बताऊंगा बाद में। क्या वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं? जी होते हैं। मतलब अपनी फील्ड के एक्सपर्ट, दे आर द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या प्रोफेशनल बनने के लिए एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है? यस सर। कैसे? आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी, तभी आप प्रोफेशनल बनते हैं। क्लियर? सिमिलरली इसमें आपको एक इंस्टीट्यूट, एक एसोसिएशन के साथ टाई अप करना पड़ेगा। प्रोफेशनल एसोसिएशन बोलते हैं जिसे, जिसके पास से आपको एफिलिएशन लेनी पड़ेगी। आपको एफिलिएशन वर्ड जल्दी समझ आएगा, यानी कि जिसके पास आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं आईएमए के पास रजिस्टर्ड, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। लॉयर्स होते हैं बार काउंसिल के पास रजिस्टर्ड। सीए होता है आईसीएआई इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर्ड। ये जो इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन होते हैं ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स को जो रूल्स बनाए हैं कि आपको ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट यू शुड नॉट हैव कंज्यूम्ड एनी ऑफ द एल्कोहल प्रोडक्ट। जैसे आप कबीर सिंह में देख रहे थे, उसके ऊपर केस हुआ था। द रीजन वाज दिस ओनली कि आपके जो इंस्टीट्यूट ने रूल्स बनाए हैं उस रूल्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते, आपको उस इंस्टीट्यूट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट, सर्विस मोटिव, कि आप अब जब प्रोफेशनल बन ही गए हैं, डिग्री है, तो आपका सबसे मेन मोटिव क्या है? अपने क्लाइंट्स को या अपने पेशेंट को बेस्ट सर्विसेज देना। लॉयर का काम है अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाना, डॉक्टर का काम है अपने पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट करना। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? अब वो कहते हैं क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो हम कहेंगे मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी एंट्री पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैनेजर बनने के लिए क्या कोई डिग्री चाहिए? नो। बिजनेस फादर का है उसमें मैनेजर बन सकते हैं, फ्रेंड का बिजनेस है मैनेजर बन सकते हैं। सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन।
जैसे प्रोफेशनल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्या मैनेजर के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? नहीं ना। वो हर ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स हैं अपने अपने, पर कोई इंस्टीट्यूट ने तो रूल्स नहीं दे रखे। किसी इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप तो नहीं होना। समझ आ गई बात? तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा है एक बार इसका मीनिंग। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन क्या है? ऑक्यूपेशन वेयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज एक्वायर्ड थ्रू इज रिक्वायर्ड, सॉरी क्या लिखा है? वेयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए, एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू डिग्री। और आपकी एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन है कि आपको डिग्री लेनी ही पड़ेगी। इसके फीचर्स, नंबर 1 वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, नंबर 2 restricted entry, number 3 professional association, number 4 service motive। ठीक है? Note, management is not a full-fledged profession। Justify। देखो हम उसका आंसर लिख रहे हैं, नोट में क्या लिखा है? It is not obligatory। ये कंपलसरी नहीं है। क्या? For the manager to get registered with any professional body like medical council, bar council which regulates the profession। जो लोग प्रोफेशन चलाते हैं उनके पास रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नंबर 2 मैनेजर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी प्रोफेशनल और फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट। उसको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एनफोर्स्ड बाय रेगुलेटिंग अथॉरिटी लाइक मेडिकल काउंसिल और बार काउंसिल। किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स आप पे अप्लाई नहीं होते। लास्ट, in medical and legal profession the practitioner of the profession must have acquired knowledge of the professional course। उसके पास एक professional course की knowledge होना जरूरी है। but in the case of manager there is no such minimum qualification required। कह रहे मैनेजमेंट के केस में आपको ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। thus we can say management is not a full-fledged profession। इसलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट पूरी तरह से एक प्रोफेशन नहीं है। Is it clear to all of you? Yes. Let's move on to the next topic, that is coordination। Last topic of the chapter, that is coordination। ये जो functions of management है बेटा, हम पूरे chapters पढ़ने वाले हैं। Yes. उनका मीनिंग है सिर्फ यहाँ पे। हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन। बेटा कोऑर्डिनेशन क्या है? कोई बता सकता है मुझे? हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं? तालमेल। बैलेंस बनाना, तालमेल बना के चलना। ये एक एसेंस है। एसेंस यानी कि मेन कंपोनेंट है किस चीज का? मैनेजमेंट का। ये मैनेजमेंट का एक मेन कंपोनेंट है। इट इज लाइक अ थ्रेड। ये एक थ्रेड है जो मैनेजमेंट के सारे डिपार्टमेंट में से होके जाती है और उनको एक साथ बांध के रखती है। इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंक्शन को आपस में बांधने का काम किसका है? कोऑर्डिनेशन। ये कॉमन थ्रेड है, एक धागा है जो सारे के सारे फंक्शंस को आपस में बांध के रखता है। तो बेटा पेपर में इस तरह के सेंटेंस यूज होते हैं। नेम द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है? Name the common thread that passes through all the departments of the organization and make them as a one team, that is the coordination। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता है। हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब। कोऑर्डिनेशन is the force that binds all the function of management। It is a common thread that runs through all the activities such as purchase, production, sales, finance, etc। It is implicit। कह रहे कोऑर्डिनेशन जो है ना, हम अंदर के लोगों में जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं उनसे बनाते हैं, आउटसाइडर से हम कोऑर्डिनेशन नहीं बनाते। इट इज द प्रोसेस ऑफ हार्मनी। इससे आपस में हार्मनी यानी एक साथ मिलके प्यार से काम करने की हैबिट बनी रहती है। इट क्रिएट्स हार्मनी इज एस्टिमेटेड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया मीनिंग? याद डेफिनेशन करनी है। कोऑर्डिनेशन इज द essence of management। Coordination is the essence of management for achievement of harmony of individual member towards achievement of group goals। Group goals, achievement of harmony of individual member। हर मेंबर की हार्मनी यानी कि आपस में प्यार की चीजों प्यार डेवलप कराएंगे मेंबर्स के बीच में। अचीवमेंट ऑफ हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर
टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, के एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे तभी आपके टारगेट्स पूरे होंगे। क्लियर हो गई बात, याद हो जाएगी। इसके हम फीचर्स पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, ध्यान से समझना, मैं इसको रीड नहीं कराने वाला। कोऑर्डिनेशन जो है ग्रुप के एफर्ट को इंटीग्रेट कराता है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, जब हम दो तीन चीजों को मिलाते हैं और उसको एनलार्ज करते हैं जिससे कि टारगेट इजीली अचीव हो सके। तो कोऑर्डिनेशन का मोटिव है क्या, कि ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करना, कि जो पूरे ग्रुप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब मिलजुल के काम करें। दैट इज द फर्स्ट फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। समझ आ गई बात। नंबर 2, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट। ग्रुप में सब लोग एक साथ आ जाए और काम कैसे करें, एक ही डायरेक्शन में। यूनिटी ऑफ एफर्ट का मतलब उनकी जो एफर्ट्स होंगे वो सब एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। दैट इज टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस, जो रेगुलरली चलता रहता है। ये नहीं होगा कि आपने एक दिन कोऑर्डिनेशन बना लिया, उस दिन काम हो गया, अगले दिन नहीं बनाया तो काम हो जाएगा। नो, कोऑर्डिनेशन शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे अभी आप लोग कह रहे थे कि सर बैच के टाइमिंग एडजस्ट हो सकते हैं, तो मैंने क्या कहा, इवनिंग में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी शुड मेंटेन कोऑर्डिनेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर हमने कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया तो क्या होगा, 3-4 बैच एक साथ आ जाएंगे, इतना स्पेस होगा नहीं। दैट लीड्स टू डिस्प्यूट्स, झगड़े होंगे और काम सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। इज इट ओके जी। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन। ध्यान से समझना, कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल आपको हर जगह बनाना है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। टॉप लेवल कोऑर्डिनेशन बनाता है कि जो उसने पॉलिसीज बनाई है, मिडिल लेवल उसे समझ जाए। मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करता है कि जो पॉलिसीज उससे समझ आई हैं वो लोअर लेवल को ढंग से इंप्लीमेंट करा सके। अब लोअर लेवल कोऑर्डिनेट करता है वर्कर के साथ कि जो इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो उन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो हर लेवल पे आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। इज इट ओके? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कह रहे तालमेल बनाना सिर्फ एक मैनेजर या एक वर्कर की जरूरत नहीं है। इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, कि हर इंसान एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। अब वो कह देते, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, शाम को दूसरे बैचेस हैं, मैंने चेंज किया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करूं कि सर शाम का स्लॉट फ्री है या नहीं है। और अगर वो सुबह आना चाहते हैं तो वो मेरे से पूछेंगे। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, वेदर ही इज वर्किंग एट टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। समझ आ गई बात? लास्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब जो प्री प्लान्ड होता है। कह रहे तालमेल किसी का अपने आप नहीं बनता, बनाना पड़ता है। मैंने कहा कि मैं सुबह पढ़ाऊंगा, मेरे को ये टाइम कंफर्टेबल है, उन्होंने कहा ठीक है मैं दोपहर को या शाम को कर लूंगा ये काम। तो इट शुड बी ऑन अ डेलिब्रेट बेसिस। अपने आप मिलके डिसाइड करके फिर आप कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारा तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं, कोऑर्डिनेशन कभी भी अच्छा खुद नहीं होता। इट शुड बी ऑन अ डेलिब्रेट बेसिस। समझ आ गई बात? जी हाँ। सारी हेडिंग क्लियर है सब बच्चों को? इन हेडिंग्स को हम अभी याद करेंगे 2 मिनट बाद। इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई हुई है, इसकी शॉर्ट फॉर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं अभी 2 मिनट बाद। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और चैप्टर को एंड अप करते हैं। बेटा मैं बताऊंगा, वो शॉर्ट फॉर्म तभी समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। पढ़ते हैं पहले इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बनाने से हमें फायदा क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है, क्या कोऑर्डिनेशन बनाने का कोई फायदा है? अब मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ इस इंस्टीट्यूट पे, क्या किसी से कोऑर्डिनेट करूंगा, किसी से पूछूंगा टाइम का? अकेला हूं तो जब मर्जी आगे पढ़ाऊं। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है, इट इंक्रीजेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक कोऑर्डिनेशन विद अदर मेंबर्स। ठीक है, पहला फायदा साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। कोऑर्डिनेशन से पता चल जाता है कि किसको क्या काम करना है। अब उसने कहा कि सर मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं अकाउंट्स बिजनेस ही को पढ़ाऊंगा, कहा ठीक है सर। फिजिक्स का टीचर सर रख लो,
आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किसका क्या फंक्शन है। व्हाट इज द फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कि किसने क्या काम परफॉर्म करना है। इज इट ओके? समझ आ गई बात? लास्ट, इससे हम क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, हम अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैं अकाउंट्स ही पढ़ा रहा हूँ बार बार, तो मुझे पता लग जाएगा कैसे बच्चे को समझाना है और वो कहाँ पे प्रॉब्लम में आने वाला है। तो इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो 3 फायदे होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन के। पहला, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और तीसरा स्पेशलाइजेशन। हो गए इंपॉर्टेंट सब बच्चों में यार। अभी ये चैप्टर हमारा एंड अप होता है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।